नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और आगामी मानसून के मौसम से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर क्षेत्र में रखे। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सीमा क्षेत्र में एक सुरंग का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की पाकिस्तानी आतंकवादियों के षड्यंत्र को नाकाम किया। प्रधानमंत्री कल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीटो कनेक्ट समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को एरोस्पेस फोर्स बनने और देश को भविष्य की चुनौतियों से बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब तक अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहां भाजपा इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश में दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य मिजोरम बड़ी उपलब्धियों के लिए तत्पर। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की गणितीय आधार पर कोविड महामारी से हुई अनुमानित मौतों को अधिक बताने वाली पद्धति की आलोचना की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाली लू से निपटने की तैयारियों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने बरसात के मौसम से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए। इस वर्ष प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। कल श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुके और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, गैर रक्षा परमाणु और परस्पर जनसंपर्क समेत अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया और भारत फ्रांस सामरिक भागीदारी को वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस भारत का सशक्त भागीदार है और दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। डेनमार्क यात्रा को उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोपेनहेगन में उन्होंने कूटनीतिक बैठकों, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ावा देने और भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और वहां की जनता के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन ने नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें परिणामजनक रहीं और वे समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ काम करने के इच्छुक हैं। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत की। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने 6ठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री मोदी और श्री शॉल्ज ने संयुक्त रूप से एक व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उनसे बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सभी तरह के आतंकवाद और आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। आतंकवाद से निपटने के बारे में भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक कल ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में हुई। विदेश मंत्रालय में आतंकवाद से निपटने संबंधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच वर्तमान सहयोग पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के इस महत्वपूर्ण पक्ष पर समन्वय और सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान सीमा पार आतंकवाद के लिए छद्म तरीकों के इस्तेमाल की भी निंदा की गई। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इस क्षेत्र में 5 संसदीय क्षेत्र हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है, इसलिए घाटी में अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ विधानसभा क्षेत्रों के नाम भी बदले गए हैं। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी आज प्रकाशित कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में सांबा जिले से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर आज सीमा सुरक्षा बल ने एक सुरंग का पता लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की पाकिस्तानी आतंकवादियों की योजना नाकाम कर दी गई है। 150 मीटर लंबी ये सुरंग सांबा जिले में चक फकीरा सीमा चौकी के पास है और सीमा पर लगी बाड़ से 50 मीटर दूर ये सुरंग पाकिस्तानी चौकी चमन खुर्द के सामने पड़ती है, जो भारतीय क्षेत्र से 700 मीटर की दूरी पर है। जम्मू क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार विस्फोटक के लिए 3 कंटेनर भी बरामद किए गए हैं और बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते को बुलाया गया है। आतंकवादियों का संबंध बब्बर खालसा गुट से है और वो आतंकी हरविंदर रिंदा के निर्देश पर काम कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। विस्फोटक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत के फिरोजपुर में भेजे गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से एरोस्पेस फोर्स बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों से देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मृति व्याख्यान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से निर्देशित हमलों से देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष में विद्यमान परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ विशेषज्ञता और मानव संसाधन प्रबंधन में भी निपुणता होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान तथा हाल में यूक्रेन संघर्ष की स्थिति के अवलोकन से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में युद्ध की प्रकृति कैसी होगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार सैन्यकर्मियों, विशेष रूप से वायुसेना कर्मियों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न संरचनाओं के एकीकरण की प्रक्रिया से ही सेना को एकजुट किया जा सकता है। इससे तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त दृष्टिकोण, प्रशिक्षण, योजना बनाने और अभियान चलाने के माध्यम से बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के एकीकरण की वर्तमान प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल संयुक्त क्षमता बढ़ाना है, बल्कि दक्षता में भी वृद्धि करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल में अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहां भाजपा अपनी लड़ाई जारी रखेगी। वो आज उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के रेलवे संस्थान मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक
टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। श्री शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ये अफवाह फैला रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। गृहमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल को कई योजनाओं के लाभ से वंचित करके वहां के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और बिजली की कीमतें पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। यहां पेट्रोल पर 25% जीएसटी और 13 रुपये कर लगाया जाता है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि आज भी बंगाल के गरीब लोगों को आयुष्मान योजना का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल के हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सकता है, लेकिन वो इससे वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए उड़ान भरने को तत्पर देश में दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य मिजोरम सही अर्थों में आधुनिक राज्य है। राष्ट्रपति ने आज आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नई शिक्षा नीति अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देती है। The National Education Policy seeks to encourage research-based activities. I have been told that Mizoram University has established bio-incubator for nurturing entrepreneurs. The entrepreneurship, development activities and establishment of technology incubation centers in the university extending support to the budding entrepreneurs to nurture their ideas with innovation and creativity is a step in the right direction. राष्ट्रपति ने कहा कि आज प्रदान किए गए 38 स्वर्ण पदकों में से 23 लड़कियों को मिले। इससे पता चलता है कि बालिकाएं शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना अधिक कार्य कर सकती हैं। It is a shining example of women's excellence. I am glad that our daughters have achieved success and are ready to shape their destinies through their own efforts. I am happy to know that the faculty of Mizoram University is not only well qualified but also engaged in qualitative research work. Some of the faculty appointed here have pursued impressive research work and have also applied for patents in their individual capacity. Good researchers are often exceptional teachers too. Their experimental learning is better imbibed by the students. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के केवडिया में एक 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों और नीतियों पर गहन चर्चा करना है ताकि भविष्य का रोड मैप तैयार किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि शिविर में सभी के प्रयास से हासिल वैचारिक अमृत स्वस्थ भारत के लक्ष्य की दिशा में हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश में 7,500 ब्लॉक है, उसमें से 6,000 से अधिक ब्लॉक में सक्सेसफुली हेल्थ मेला हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से अपने अपने स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। हमें चिंतन बैठक में चिंतन करना है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई महामारी आए तो महामारी का सामना हम कैसे करें। लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो सभी स्टेट में हो। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 189 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। 3,275 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि एनडीए सरकार ने कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं। इनमें तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांगजनों के लिए परिवार पेंशन, बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए चेहरा पहचानने की तकनीक लागू करना और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे को परिवार पेंशन देना जैसे सुधार शामिल हैं। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में 7वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में ये बात कही। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना औपचारिकीकरण के अंतर्गत 3 एक जिला एक उत्पाद ब्रांड का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना,
इस क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना और किसान उत्पादक संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और आगामी मानसून के मौसम से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर क्षेत्र में रखे। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सीमा क्षेत्र में एक सुरंग का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की पाकिस्तानी आतंकियों की योजना नाकाम कर दी है। प्रधानमंत्री कल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीटो कनेक्ट समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को एयरोस्पेस फोर्स बनने और देश को भविष्य की चुनौतियों से बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब तक अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज खत्म नहीं होता तब तक वहां भाजपा इनके खिलाफ लड़ाई रखेगी जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश में दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य मिजोरम बड़ी उपलब्धियों के लिए तत्पर है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की गणितीय आधार पर कोविड महामारी से हुई अनुमानित मौतों को अधिक बताने वाली पद्धति की आलोचना की है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में कड़ा मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड संगठन विश्व भर में जैन समाज को जोड़ने वाला संगठन है। जीतो कनेक्ट परस्पर नेटवर्किंग और व्यक्तिगत संवाद की सुविधा उपलब्ध कराकर कारोबार और उद्योग की सहायता का प्रयास है। 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन पुणे के गंगाधाम एनेक्स में किया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति एनएसएसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनएसएसी पत्तन आधारित विकास सागरमाला परियोजनाओं के लिए नीतिगत निर्देश और मार्गदर्शन तथा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा उपलब्ध कराने वाला शीर्ष निकाय है। समिति सागरमाला कार्यक्रम के साथ सड़क और रेल संपर्क परियोजना से जुड़े बंदरगाह के विकास, तैरती जेटी और इनलैंड जलमार्गों के विकास की समीक्षा करेगी। भारत ने गणितीय मॉडल पर आधारित कोविड मृत्यु का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पद्धति की कड़ी आलोचना की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रक्रिया, विधि और परिणाम पर भारत की आपत्ति के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड से मौत के अतिरंजित आंकड़े जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य संगठन ने भारत की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये सूचना दी थी कि भारतीय महापंजीयक की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के जरिए प्रकाशित प्रमाणित आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए भारत ने कोविड से मौत के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के 2020 के आंकड़े 3 मई को प्रकाशित किए गए हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानित आंकड़े वास्तविकता से कई गुना ज्यादा हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जां तो वध सानू प्यारी साडी धरती मां, खूने जिगर तो लिख चले मिट्टी ते नाम। ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था। उन्नीस 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी ज़ैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे। नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं। हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी! मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं। हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया
और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया। रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में कालापानी की कठोर सजा सुनाई गई। 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार भारत के इस महान सपूत को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे। विधानसभा चुनाव में वे उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र में हार गए थे। उपचुनाव इस महीने की 31 तारीख को होगा। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है और इसी स्पर्धा में शौर्य सैनी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत 2 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में 8वें पायदान पर है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हो रहा है दिल्ली कैपिटल्स से। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे और पणजी में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चंडीगढ़ ने मध्य प्रदेश को 6-1 से जबकि महाराष्ट्र ने असम को 3-2 से पराजित किया। पंजाब ने पुदुच्चेरी को 25-0 से करारी शिकस्त दी। दिल्ली और गोवा का मैच 1-1 से रहा ड्रॉ और मणिपुर ने हिमाचल प्रदेश को 12-4 से हरा दिया। प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 29 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन इस साल 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि 51,000 से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के रेल कर्मचारियों को मिशन रेल कर्मयोगी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है और सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी आरंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 6 महीने में रेलवे के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू और आगामी मानसून के मौसम से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर क्षेत्र में रखे। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने सीमा क्षेत्र में एक सुरंग का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के पाकिस्तानी आतंकवादियों के षड्यंत्र को नाकाम किया। प्रधानमंत्री कल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के G2 कनेक्ट समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना से एरोस्पेस फोर्स बनने और देश को भविष्य की चुनौतियों से बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब तक अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहां भाजपा इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश में दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य मिजोरम बड़ी उपलब्धियों के लिए तत्पर है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की गणितीय आधार पर कोविड महामारी से हुई अनुमानित मौतों को अधिक बताने वाली पद्धति की आलोचना की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में 24वें बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।